नमस्कार दोस्तों। अपनी सीरीज सामान्य विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियो नंबर 30 है ये। और इसमें क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं अपन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। और ये अगर डिग्री सेंटीग्रेड में या डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर फ़ारेनहाइट में F फॉर फ़ारेनहाइट तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तापमान किससे नापते हैं अपन? ये जो शरीर का जो तापमान नापते हैं ये होती है डॉक्टरी तापमापी, जिस तापमापी में पारा का इस्तेमाल किया जाता है। पारा Hg या मरकरी का उपयोग किया जाता है इस तापमापी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। मानव शरीर के द्वारा यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। तो मानव शरीर यूरिया का उत्सर्जन, शरीर से बाहर निकालना, किसके द्वारा होता है? मूत्र के द्वारा। इसके अलावा मूत्र में यूरिया होता है, इसके अलावा यूरिक एसिड होता है, यूरिक अम्ल, और कुछ मात्रा में अमोनिया भी होती है NH3। ये कॉम्बिनेशन होता है मूत्र का। इसके अलावा हम देखते हैं ये जीव जो उत्सर्जित पदार्थ उत्सर्जन करने के आधार पर जीवों को 3 हिस्सों में भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1 होता है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक वे जीव होते हैं जो मूत्र उत्सर्जन में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं NH3 का। और ये अमोनोटेलिक जीव जलीय जीव होते हैं, जो मछलियाँ ये सभी अमोनोटेलिक होती हैं। तो गैस के रूप में उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया के रूप में निकालते हैं। दूसरे होते हैं यूरियोटेलिक, जो स्थलीय प्राणी होते हैं, मानव भी इसमें शामिल है, और ये उत्सर्जन के रूप में यूरिया के द्वारा निकालते हैं। तो इसका होता है यूरिया। और तीसरे नंबर पे आते हैं यूरिकोटेलिक। ये जीव मूत्र विसर्जन को ठोस रूप में, जो यूरिक एसिड यूरिक अम्ल होता है, यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। और यूरिक अम्ल के ये जो जीव होते हैं, पक्षी जितने भी होते हैं, पक्षियों को अपने शरीर का वेट कम रखना होता है, तो कम रखने के लिए शरीर में पानी की मात्रा भी उनके कम रहती है। इस वजह से ये यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को उत्सर्जन करते हैं, तो इनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक जलीय जीव, यूरियोटेलिक स्थलीय जीव, और ये यूरिकोटेलिक ये सभी पक्षी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मेंढक के हृदय में कितने भाग होते हैं, कितने वेस्म होते हैं या चैम्बर होते हैं, तो कितने भाग होते हैं। ये मेंढक क्या है? मेंढक के उभयचारी जीव है, और उभयचारी जीवों के हृदय में 3 वेस्म पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 1 नीले। इसके अलावा मानव में देखें तो मानव और बाकी जो पशु वगैरह हैं, जो कोरोडेटा, तो इसमें 4 वेस्म पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। और इसके अलावा ये जो मगरमच्छ को देखते हैं, ये एक अपवाद है। मगरमच्छ उभयचारी जीव है, उभयचारी जीव होते हुए भी इसके हृदय में 4 ही वेस्म पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। फिर इसके बाद आते हैं पौधे के किस भाग को में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? जिसके द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं, उसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और ये कहाँ होता है? पौधों के हरे जो पत्तियाँ होती है ना, हरे पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जो पत्ती के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल नाम का वर्णक होता है, जिसकी वजह से ही पत्तियाँ हरी दिखाई देती है। और इस क्लोरोफिल के अंदर जो सेंटर का तत्व होता है वो होता है मैग्नीशियम। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इसी सीरीज में था कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है, मैग्नीशियम। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है और इसमें भोजन बना है, तो भोजन किस रूप में बनता है? ग्लूकोज के रूप में बनेगा। ये ग्लूकोज का सूत्र है, और साथ में ऑक्सीजन गैस बनेगी। और इसमें बनाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग होगा? वो गैस होगी CO2। CO2 गैस से O2 गैस बनती है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। कहाँ पे हो रही है? पत्तियों में, हरी पत्तियों में। हरी पत्ती किसकी वजह से होती है? हरी क्लोरोफिल की वजह से। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे हो रही है? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल का सेंटर जो तत्व होता है, एलिमेंट होता है, वो मैग्नीशियम होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है। रक्त तो ब्लड होता है अपना, और ब्लड में क्या होती है? लाल रक्त कणिकाएं होती है, RBC, लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिकाएं लाल किसकी वजह से होती है? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो एक प्रश्न अपना तो ये बनता है कि रक्त लाल किसकी वजह से दिखाई देता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन, ये इसका आंसर होगा।
हीमोग्लोबिन में जो तत्व होता है, इसके अंदर जो सेंटर तत्व होता है वो होता है Fe, आयरन, लोहा। ये होता है लोहा, ये इसका सेंट्रल एटम होता है। और हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ये रक्त में पाया जाता है, तो रक्त अपने ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन को फेफड़ों से संपूर्ण शरीर में पहुंचाया जाता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए मुख्य जो होता है जिम्मेदार, वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करता है उसका। हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है एनीमिया रोग, रक्ताल्पता, एनीमिया, खून की कमी। और एनीमिया के लक्षण है कि शरीर में जल्दी थकावट आना, ज़्यादा नींद आना, किसी चीज़ में मन नहीं लगना। तो ये इसका मतलब क्या है? एनीमिया। और ये किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से। अब हीमोग्लोबिन की कमी से, हीमोग्लोबिन किससे बनता है? आयरन से। इसलिए एनीमिया में जिसकी कमी होगी, जिसके एनीमिया रोग होगा, उसमें किसकी कमी होगी? लोहे की। तो उसको आयरन की सिरप दी जाती है, आयरन सिरप या टैबलेट, ये इसके इलाज के लिए दी जाती है। नेक्स्ट आता है एड्स बीमारी किस वायरस से फैलती है? तो ये वायरस है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसका एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, मतलब इम्यूनो मतलब अपनी प्रतिरक्षा तंत्र। तो इस वायरस के हमारे शरीर में जाने के बाद क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारा है शरीर का, वो कमज़ोर पड़ जाता है। और कमज़ोर पड़ने की वजह से इस बीमारी का मेन ये खुद नहीं मारती अपने, ये बीमारी जो होती है HIV, ये खुद नहीं मारती, दूसरी बीमारियों को इन्वाइट करती है शरीर में। और दूसरी जो भी बीमारी आएगी तो उससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र लड़ नहीं पाएगा, और जिसकी वजह से इंसान कमज़ोर हो जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं अपन, अम्लों की pH होती है। अम्लों की pH होती है, तो अपन पहले pH की स्केल देख लेते हैं। pH की स्केल 0 से लेके और 14 तक होती है। तो 14 तक होती है, इसमें जो बीच का होता है 7 के ऊपर होते हैं उदासीन, जो ना तो अम्लीय हैं और ना ही क्षारीय हैं, तो इनको बोलेंगे अपन उदासीन। ये आता है अपना शुद्ध जल। शुद्ध जल जो होता है H2O, वो होता है अपना, उसकी pH होती है 7। इसके अलावा अगर उसमें क्षारीय गुण बढ़ते जाएंगे, तो जैसे जैसे क्षारीय गुण बढ़ते जाएंगे तो उसकी pH बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे अम्लीय गुण बढ़ते जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी, तो उसकी pH घटती जाएगी। मतलब किसी विलयन की pH 1 है या 0 के नज़दीक है तो वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। 2, 3, 4 तो अपने को कंपेयर करने के लिए बोलते हैं कि 2 विलियनों में एक की pH 1 है और दूसरे की 3 है, तो कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? तो 1 वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो जैसे जैसे pH का मान घटता जाता है तो उसकी अम्लीयता बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे pH का मान बढ़ता जाता है तो उसकी क्षारीयता बढ़ती जाती है और अम्लीयता कम होती जाती है। 7 पे आके उदासीन हो जाते हैं दोनों। तो अम्लों की pH होती है, तो इसका आंसर होगा 7 से कम। 7 से कम होगी pH किसकी? अम्लों की। और क्षारों की क्या होगी? 7 से अधिक। अगर 7 से अधिक pH है तो वो होगा क्षार, और अगर 7 है तो वो क्या होगा? उदासीन। नेक्स्ट हम देखते हैं दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? और ये होता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। इससे जो हमारा दर्पण की एक तरफ उसको लगा दिया जाता है, जिससे वो चमक पैदा हो जाती है उसमें। इसके अलावा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग होता है हेयर डाई में, बालों को काला करने में जो डाई बनाई जाती है उसमें सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो इंक होता है, परमानेंट मार्कर की इंक, या फिर इलेक्शन में जो स्याही लगाई जाती है वो इंक, और या फिर विस्फोटक जो होते हैं एक्सप्लोसिव, इन सब में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। ये अलग अलग से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें, कि एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ लेते हैं, इलेक्शन की जो स्याही है वो किसकी बनी होती है? उसमें सिल्वर नाइट्रेट। परमानेंट मार्कर का हो गया, और सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग निम्नलिखित में किस में होगा? अगर उसमें से अपने को ये मिल गया विस्फोटक एक्सप्लोसिव, तो ये सही होगा। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन है एक हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो हमारे पाचन तंत्र में एक अग्नाशय नाम का अंग होता है, जो आमाशय के जस्ट नीचे होता है, अग्नाशय। इसको बोलते हैं पैंक्रियाज, इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज इसको। तो अग्नाशय में जो निकलता है अपने, ये निकलता है एक तो इंसुलिन हार्मोन और एक दूसरा ग्लूकागोन। तो अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है हमारी बॉडी में,
तो उससे क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है। और डायबिटीज़ क्यों होती है, इंसुलिन का काम होता है कि ब्लड में उपस्थित ग्लूकोज का पाचन, और अगर ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होगा, डायबिटीज़ हो जाएगी। मतलब इंसुलिन हार्मोन की कमी है तो इसकी मात्रा बढ़ेगी, और इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, हमारे डायबिटीज़ बीमारी हो जाएगी। तो इसमें ये ग्लूकोज का क्या है सीधा फैक्टर, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहा है, मतलब उसके शरीर में ज़्यादा ग्लूकोज जा रही है और वो काम कम कर रहा है, एनर्जी का उपयोग कम कर रहा है, तो इसका मतलब उसके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, तो डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसका दो ही रास्ते हैं, या तो हमको ज़्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर रहे हैं तो हमको मेहनत भी ज़्यादा करनी चाहिए, अगर मेहनत कम कर रहे हैं और आराम ज़्यादा कर रहे हैं तो हमको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम लेनी चाहिए। तो ये सीधी से इसका फैक्टर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर